अगर आप नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो या आपने रिसेंटली नया बिज़नेस स्टार्ट किया है और आप ये सोचते हो कि यार पेपर वर्क तो होता रहेगा, पहले मैं बिज़नेस ग्रो कर लूँ, ये सब तो चलता रहता है। तो आप अपने आप को एक बहुत बड़े ट्रैप में फँसा रहे हो। सीए होने के नाते मैंने ऐसे बहुत सारे बिज़नेस ओनर्स को देखा है जो पहले साल में काफ़ी गलतियाँ करते हैं और 2-3 साल बाद जाके उसका जब आपको लीगल इम्पैक्ट समझ आता है, तब तक बहुत देर हो जाती है। एक बहुत फेमस कोट है, इफ यू थिंक कंप्लायंस इज़ कॉस्टली, ट्राई नॉन कंप्लायंस। तो अगर आप अपने बिज़नेस को लेके सीरियस हैं और आपको क्लैरिटी चाहिए कि आप कौन-सी गलतियाँ ना करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप शॉर्टकट ढूँढ रहे हैं, तो ये वीडियो यहीं पे बंद कर दो। आज मैं वीडियो में 5 मिस्टेक्स को कवर करूँगा। हर मिस्टेक काफ़ी कॉमन है, लेकिन सबका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और लास्ट मिस्टेक तो बहुत ज़्यादा बेसिक है, लेकिन अगर आप उसे नहीं करेंगे, तो आपको मुश्किल टाइम में वही बचाएगी। सबसे पहली मिस्टेक जो लोग करते हैं, वो एक गलत बिज़नेस स्ट्रक्चर को चूज़ करना। आप क्या बनाना चाहते हैं? प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी, आप ये पहले से सोच के रखें। ये सब स्टार्टिंग में कंफ्यूजन लग सकता है, लेकिन लोग बिल्कुल ही कैजुअल होकर सोचते हैं कि पहले हम बिजनेस बढ़ा लें, उसके बाद स्ट्रक्चर चेंज कर लेंगे। हाँ, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है बाद में, लीगली पॉसिबल है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम है। जैसे कि आपने एक प्रोप्राइटरशिप को एलएलपी में कन्वर्ट करा, तो एलएलपी तो एक न्यू एंटिटी है। अब उस न्यू एंटिटी के लिए नया बैंक अकाउंट खुलेगा, नया रजिस्ट्रेशन होगा, नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। अगर आपने लोन ले रखा था, तो उसके लिए नए डॉक्यूमेंट्स दोबारा बनेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत का काम है। फॉर एग्जाम्पल एक मिस्टेक बताता हूँ। जैसे आपने प्रोप्राइटरशिप खोलने का सोचा, लो कॉस्ट है, आपने फटाफट बिजनेस स्टार्ट कर लिया, सब कुछ ठीक है, ओके है। लेकिन आपका जब स्टार्टिंग में ये प्लान था कि आपको इसको बिजनेस को बहुत ज़्यादा बड़ा करना है और आप लेटर ऑन एक को फाउंडर को भी लेके आओगे, लेकिन अब हुआ क्या कि जब आपका बिजनेस का टर्नओवर 10-15 लाख रुपए हो गया, आपके वेंडर सेट हो गए, क्लाइंट सेट हो गए, तो उस टाइम पे ये माइग्रेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोप्राइटरशिप गलत है, आप सीधा कंपनी बना लो। लोग तो शार्क टैंक देख के कंपनी खोल लेते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बट अगर आपको कुछ लोकली बेचना है, कुछ भी करना है, तो प्रोप्राइटरशिप भी ठीक है। लेकिन अगर आपका प्लान है कि आपको बिजनेस को ग्रो करना है काफ़ी ज़्यादा, आपको कल को जाके फंडिंग उठानी है या पार्टनर को लेके आना है, तो आप पहले इनिशियली काफ़ी रिसर्च करो। एक बार सीए से बातचीत करो, उन चीज़ को समझो, स्ट्रक्चर को सही चूज़ करो अपनी नीड्स की बेसिस पे, ये नहीं कि सबसे जल्दी क्या खुल जाएगा। आप बेसिकली एक कंपनी भी खोल सकते हैं अपने फैमिली मेंबर के साथ, और जिसमें आप अपने फैमिली मेंबर को एक नॉमिनल शेयर दे देंगे, लेकिन जल्दबाजी में मत करना कुछ भी, आप हमेशा सीए की एडवाइस को लेके चलें। दूसरी गलती कि अपने बिजनेस के लिए एक सेपरेट अकाउंट ना खोलना। इवन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के भी डायरेक्टर्स अपने सेविंग अकाउंट से ही बिजनेस चला रहे हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अभी छोटा बिजनेस है, क्या नीड है, क्या ज़रूरत है। देखो, आपको क्लियरली ये दिखाना पड़ता है कि आपकी बिजनेस इनकम क्या है और आपकी पर्सनल इनकम क्या है। जब भी आईटीआर फाइल होती है, उस टाइम पे जो आपका बिजनेस है और आप है, वो अलग अलग माना जाता है। ऑफिसर को ये क्लियरली दिखना चाहिए कि आपकी ये बिजनेस इनकम है और ये आपकी पर्सनल इनकम है। अगर एक ही अकाउंट में सब कुछ मिक्सड अप है, तो ऑफिसर सेफ साइड रहते हुए आपकी पर्सनल इनकम को भी बिजनेस इनकम मानेगा। आपको ये प्रूव करना है कि ये पर्सनल इनकम नहीं है या फिर ये बिजनेस इनकम नहीं है। और ये नोटिस 2-3 साल बाद आते हैं, उस टाइम तक आपको याद नहीं रहेगा कि ये बिजनेस की ट्रांजेक्शन थी या फिर ये पर्सनल ट्रांजेक्शन थी जो मैंने अकाउंट में जमा करवाई। और देखो, सेपरेट बिजनेस अकाउंट खोल के मेंटेन करना बहुत ज़रा मुश्किल काम नहीं है। आपको एक अकाउंट खोलना है और उसके अंदर आप अपनी बिजनेस की इनकम को अलग रखो और बिजनेस के एक्सपेंसेस को अलग रखो। उसके अलावा जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, उन एक्सपेंसेस को आप अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट से कैरी ऑन करो। लेकिन आपको अगर पैसा चाहिए अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट में, तो आप अपने करंट अकाउंट से एक लमसम मनी को विड्रॉ करके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करो और वहां से वो अपने पर्सनल खर्चे को कैरी ऑन करो। तीसरी गलती और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि जीएसटी और इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस को सीरियसली नहीं लेना। लोग सोचते हैं कि बाद में देख लेंगे, 10-15 लाख ही तो इधर उधर किए हैं, यार मेरे को कौन देख रहा है, इतने वेले थोड़ी हैं वो लोग। देखो, ये एक शादी या रिलेशनशिप की तरह है। अगर आपने शादी या रिलेशनशिप को ठीक से नहीं निभाया, आपने प्रॉपर केयर नहीं करी, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करा, तो आपकी बीवी आपका खून पी जाएगी। जस्ट फॉर ह्यूमर गाइस, कोई माइंड मत करना प्लीज, लेकिन यही सच्चाई है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की। अगर आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया है, तो आपको रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी, चाहे मंथली करें या फिर क्वार्टरली करें, आपकी स्कीम के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर आपकी इनकम एक थ्रेशोल्ड के ऊपर पहुंच चुकी है, तो आपको इनकम टैक्स भी पे करना ही पड़ेगा या फिर इनकम टैक्स रिटर्न तो भरनी ही पड़ेगी। लेकिन नहीं करेंगे तो इस केस में आपको नोटिस जरूर आएगा, और नोटिस को फिर आप कोर्ट में जाके सुलटाने की कोशिश करेंगे, सब कुछ खत्म करने की कोशिश करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा माथापेची होती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आपको। मेरे नोन में एक बंदा भी है जिसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया था लोन के पर्पज़ के लिए, लेकिन 6 महीने तक उसने कोई भी रिटर्न वगैरह कुछ फाइल नहीं करा, और उसको फाइनली एक नोटिस मिला कि भाई आपका जीएसटी अब सस्पेंड कर रहे हैं। तो उसने मेरे से फिर यही पूछा कि यार मैंने तो 20 लाख रुपए का टर्नओवर क्रॉस ही नहीं करा, मेरे को क्यों रिटर्न फाइल करनी है। तो मैंने भी उसको ये समझाया कि भले ही आपको 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ, लेकिन एक बार आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया
तो आपको रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। नहीं करोगे तो वो सस्पेंड कर देंगे, उसके बिना बिजनेस नहीं कर पाओगे। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब कुछ अपने आप खुद करो, लेकिन एक एटलीस्ट एक प्रोफेशनल हायर कर लो या एक एडवोकेट हायर कर लो या फिर किसी भी एक नॉलेजेबल अकाउंटेंट को हायर कर लो जो आपको ये सारे कंप्लायंसेस करवा पाए। सरकार ने भी बजट 2026 के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, कॉर्पोरेट मित्र का। ये बेसिकली पैरा प्रोफेशनल्स हैं जिनको टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में डिप्लॉय किया जाएगा। इनको ट्रेन करेंगे सीए, सीएमए, सीएस वाली जो बॉडी इंस्टीट्यूट्स हैं, आईसीएआई, आईसीएमआई, आईसीएसआई, वो सब इनको ट्रेन करेंगे, जो कि आपकी जितने भी कंप्लायंसेस हैं, एमएसएमई की जो भी कंप्लायंस होते हैं, वो सब लो कॉस्ट में एक सीए से भी कम, एक एडवोकेट से भी कम आपकी लीगलिटी को पूरा करवा देगा। तो एक सिस्टम बना लो, रिमाइंडर सेट कर लो या फिर एक प्रोफेशनल को हायर कर लो, लेकिन ये एक हैबिट है, इसको हैबिट को मेंटेन करो और अपने जीएसटी कंप्लायंसेस और इनकम टैक्स कंप्लायंसेस को टाइम पे कंप्लीट करो। चौथी गलती, एक्सपेंसेस के बिलों को संभाल के नहीं रखना। मैंने ये खरीदा था, मैंने वो खरीदा था, लेकिन किसी का कोई प्रूफ नहीं है, किसी का कोई इनवॉइस नहीं है, कोई भी सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है। सबको लगता है कि इसकी ज़रूरत क्या है, लेकिन आईटीआर के टाइम पे जब सीए आपकी रिटर्न फाइल कर रहा होता है तो उस टाइम पे वो इनकम के अगेंस्ट वो एक्सपेंसेस दिखाने के लिए प्रूफ मांगता है। तो अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो उसको क्लेम नहीं करने देगा। इवन इफ अगर आप क्लेम कर भी लेते हो तो फिर ऑफिसर उसको अल्टीमेटली डिनाई कर सकता है, क्योंकि आप उस टाइम पे प्रूफ को प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे अगर उसने मांग लिया तो। कुछ चीजों के बिल नहीं होते। देखो, ये बात मैं समझता हूँ कि हर चीज़ के बिल नहीं होते, लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको एटलीस्ट हर चीज़ का एक एविडेंस तो जरूर मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। आप एक गूगल ड्राइव पे फोल्डर बना लो या फिर एक पर्सनल फाइल बना लो जिसके अंदर आप अपने वाउचर्स को डाल के रखते रहें, या फिर एटलीस्ट आप अपनी ट्रांजेक्शन को बैंक के थ्रू रूट करें, जिसमें आप ये दिखा सकते हैं कि हाँ यार, मैंने ट्रांजेक्शन ये बैंक के थ्रू करी थी, ये जेन्युइन ट्रांजेक्शन थी, इसका प्रूफ अभी मेरे पास नहीं है, मैं मांग के ले आऊँगा। बाकी मेरी मानो तो हर बिल रखो, हर इनवॉइस रखो, ये बाद में बहुत ज़्यादा आपके डॉक्यूमेंट एविडेंस बहुत ज़्यादा काम आते हैं, कोर्ट में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अभी तक हमने 4 मिस्टेक देख ली और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब 5वीं मिस्टेक की बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस मैं कहूँगा, बट बहुत ज़्यादा कॉमन है जो सब लोग कर रहे हैं, वो है अपनी अकाउंटिंग को सीरियसली नहीं लेना। मतलब आपने अपने पैसों को कोई रिकॉर्ड ही नहीं मेंटेन कर रखा कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ पैसे जा रहे हैं, किससे लिए, क्या किया, कैसे किया, कुछ भी आपको आइडिया नहीं है। हाँ, 5-10 लाख रुपए मैनेज हो जाते हैं, लेकिन जब 30-35 लाख रुपए वो अपने अकाउंट में इधर उधर कर देते हो और फिर बाद में सोचते हो कि यार ये ट्रांजेक्शन मैंने कैसे की थी, कहाँ से की थी, मुझे तो कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा, तो डिपार्टमेंट एक दिन आपको कहेगा देखो, आपको अकाउंटिंग बोरिंग लग सकती है, लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये आपकी एक प्रॉपर रिकॉर्ड है जो आपको फ्यूचर में हेल्प करता है कि आपको किससे कितने पैसे लेने हैं, आपको किसको कितने पैसे देने हैं, ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए। अगर आप इसके बिना ही बिजनेस चला रहे हो तो आप ब्लाइंडली बिजनेस चला रहे हो, मेरा मानना ये है। इसके बेसिस पे आपकी 2 बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। पहली, अगर आप बैलेंस शीट बनाना चाहते हो तो उस टाइम पे आपको याद ही नहीं आएगा कि आपने कौन सी ट्रांजेक्शन कब करी, कैसे हुई, क्या हुआ, कुछ भी याद नहीं आएगा, क्योंकि 1-1.5 साल बीत चुका होगा। मान लो 1 अप्रैल की ट्रांजेक्शन है, तो 1 अप्रैल की ट्रांजेक्शन को जब आप रिटर्न अगले साल जुलाई में भर रहे होंगे तो आपको याद ही नहीं आएगा कि कौन सी ट्रांजेक्शन कब क्या हुई थी। मिस्टेक नंबर 2, आप टैक्स के लॉस के अलावा बिजनेस का लॉस भी कर रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मान लो आपको कल का कुछ हो गया तो आपके घर वालों को आके कोई क्या बोलेगा कि यार मैंने तो पैसे दे दिए थे, कैश में दिए थे, वो भाई साहब ने लिख के रखे नहीं, तो आप देख लो कैसे करना है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना बिजनेस छोड़ के इन सब चीज़ों में लगे रहो, लेकिन आप अब एक बंदा हायर कर सकते हो या फिर आप बेसिकली सीख सकते हो कि कैसे कैसे करते हैं, या फिर आज के टाइम पे बहुत सारी ऐप्स हैं, व्यापार है, माई बिल बुक है, टैली है, तो इन सब सॉफ्टवेयर का यूज़ करके भी आप रेगुलर एंट्री डाल सकते हो। तो ये थी 5 गलतियां जो हर न्यू बिजनेस ओनर करता है। अगर आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली और आपकी हेल्प हुई आपके बिजनेस के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, हाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर बिजनेस रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट डाउन बिलो, मैं उसके ऊपर फ्यूचर में वीडियो लेके आ जाऊंगा। और इस बार बजट में काफ़ी साइलेंट और इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आए थे, तो अगर आपको वो देखने हैं तो ये रही वीडियो, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। बस खत्म करते हैं वीडियो को। थैंक्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।